Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. मिडिल ईस्ट 15-20 सालों में पहली बार बारूद के ढेर पर खड़ा होता दिख रहा है और ये बारूद का ढेर कभी भी फट सकता है क्योंकि इजराइल अब मन बना चुका है कि वो ईरान पे अटैक करेगा और इसकी छूट अब यूएसए की तरफ से भी उनको मिल जाएगी। अब लेकिन बात यह है कि ईरान पहले जैसा नहीं रहा और ईरान को सपोर्ट करेंगे रशिया और चाइना, क्योंकि रशिया का अभी रिसेंट में हमने बयान भी देखा है जो कि इजराइल को कहता है कि आप अगर ईरान के ऊपर में अटैक करेंगे तो रशिया इजराइल के ऊपर में अटैक करेगा। तो पूरी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इंडिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, और इसी चीज को लेकर के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखिए, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए GS2 और GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स को लेके। अब इसी वजह से मैंने पूरा सेशन में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में आपके लिए जो है वो क्वेश्चन भी रखा है, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे और मुझे भेजेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब देखिए पूरा मामला क्या है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, CNN हो, सभी लोग कह रहे हैं, अपने देश में टाइम्स ऑफ इंडिया भी कह रही है कि इजराइल पूरा रेडी है। और इजराइल आज से नहीं, कई सालों से रेडी है। हमने देखा है कि जब ईरान के साथ JCPOA जो डील होने वाला था, न्यूक्लियर डील, जिससे ट्रंप बाहर खींच लेते हैं यूएसए को, उसके बाद कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि फिर से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, कई सालों से ये चलता आ रहा है। लेकिन न्यूक्लियर डील अब जाकर के फाइनली ऐसा लग रहा है कि ईरान और यूएसए के बीच कोई न्यूक्लियर डील पॉसिबल नहीं होती दिख रही है। और इसके बाद इजराइल तो हमेशा से ये चाहता ही था कि कब ट्रंप साहब ऐसा बोले और हम जो हैं वो ईरान के ऊपर में अटैक कर दे, उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि इजराइल हमेशा से ऐसा ऑलरेडी उन्होंने किया है, पर अभी न्यूक्लियर डील की वजह से ऐसा उन्होंने करना छोड़ दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएसए की तरफ से दबाव था। अब देखिए सिचुएशन यहां पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। सिचुएशन कहां कॉम्प्लिकेट होती है, ये देखिए। अब देखिए यहां ये जो आप CNN का जो रिपोर्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि जो यूएसए है ना, वो अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को, जो उनका एम्बेसी में जो भी उनके ऑफिशियल्स थे, वो इराक, बहरीन, कुवैत, इन सारे जगहों से वो बाहर निकाल रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं कि उनको निकालना इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ डेंजरस प्लेस। और इसके बाद जब सेंटकॉम के ऑफिशियल से पूछा गया तो बोला जा रहा था कि जो सेफ्टी है वहां पे रहने वाले लोगों का, अब ऐसा लग रहा है कि वो सेफ्टी मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। और रीजन क्या है जानते हैं? रीजन है कि ईरान थ्रेटन किया है किसको? यूएसए को, कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो फिर हम आपके जो भी मिलिट्री बेसेस हैं उन सब पर अटैक करेंगे। और ऐसा ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्टली वार्निंग दे रहे हैं यूएसए को। तो इसीलिए माना जा रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहां देखिए ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बोला गया है कि अगर इजराइल हम पे अटैक करेगा तो यूएसए will be forced to leave the region। अब देखिए इन दैट केस अब उनसे पूछा गया क्या हो सकता है, तो बोला गया है कि अब देखिए यूएसए का जो मोनोपोली रहा है ना इस पूरे रीजन में, वो अब खत्म कर देगी कौन? ईरान। ऐसा उनका थ्रेट रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? प्रॉब्लम यह है कि जो ईरान का न्यूक्लियर साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस नटनाज, उसके बाद फॉर्दो, अराक, ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पे अभी तक ईरान जो भी कर रहा था सबके छुपके छुपके कर रहा है। तो ऐसा रिपोर्ट माना जा रहा है कि ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम था वो अब 60% तक पहुंच गया है। मतलब अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो कितना यूरेनियम इनरिचमेंट होना चाहिए? तो 90%, और उनका कितना हुआ है? 60%। तो इसीलिए ईरान कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि जो ईरान है ना वो थ्रेशोल्ड स्टेट है। थ्रेशोल्ड स्टेट क्या होता है कि कोई देश जब न्यूक्लियर वेपन, कोई भी चीज, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ले, मतलब कभी भी ईरान ये बोल सकता है कि अब ईरान भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, और ये इजराइल
कभी नहीं चाहता है, ना यूएसए चाहता है। यूएसए क्यों नहीं चाहता है हम सब जानते हैं, ना वो ईरान मतलब इंडिया के केस में चाहता था, ना चाइना के केस में चाहता था। बट इजराइल क्यों नहीं चाहता है? तो इजराइल इसीलिए नहीं चाहता है क्योंकि अगर देखिए जो ईरान है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, ठीक है, और इजराइल को इनसे दुश्मनी है। तो उनको पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब चला गया तो फिर जो हम अभी हमास के साथ कर रहे हैं, जो हम गाजा स्ट्रिप में लोगों के साथ कर रहे हैं, वो चीज हम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए सबसे बड़ा रीजन यही है जिसकी वजह से जो इजराइल है वो चाहता है कि एक बार फुल फ्लेजेड वॉर ईरान के साथ हो जाए, क्योंकि हमारे तो सपोर्ट में कौन है? यूएसए है। हम कुछ भी कर देंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इजराइल इज अ वेरी पावरफुल कंट्री इन दैट रीजन। और अब देखिए सिनेरियो क्या है। अब अगर इजराइल ऐसा बोल रहा है तो अब देखिए क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, ईरान भी जैसे बोल रहा है कि हम यूएसए को तबाह कर देंगे, हम इजराइल को भी परेशान कर देंगे। लेकिन ईरान जब ऐसा कहता है ना तो हम उसको डाउट की नज़र से देखते हैं। बट अगर इजराइल ऐसा कहता है कि हम जो है वो ईरान को खत्म कर देंगे, चाहे उनके न्यूक्लियर साइट्स को, तो हम डाउट की तरह नहीं देखते। रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि इजराइल कंटिन्यूअसली कई सालों से ऐसा काम करते आ रहा है। इस बार तो वो बड़ा स्टेप लेगा, पर इससे पहले बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने ऑलरेडी लिए हैं। 2007 से लेकर 2012 तक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने खोज करके मारा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 2010 में, 2011 में, 12 में, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट को उन्होंने मारा है। उसके बाद स्टक्सनेट जो साइबर अटैक था, ये स्काईनेट नहीं है। स्काईनेट क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर, तो ये स्टक्सनेट साइबर अटैक किया था जिसमें जो नटनाज था वहां पे उन्होंने एक मालवेयर भेजा था स्टक्सनेट करके, जो उनके साइट्स को कमजोर कर देता है और जिसकी वजह से 1-2 साल तक का उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिले हो जाता है। फिर क्या होता है, एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यूअसली करता रहता है सीरिया में भी, इसीलिए क्योंकि सीरिया में हो चाहे कहीं भी हो, उनको पता है कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, छुप छुप के बॉम्ब ही बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली इनके ऊपर अटैक कर रहा है ताकि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो धीरे धीरे डिले होता जाए। उसके बाद देखिए नटनाज में यहां पे उन्होंने ये किया, साइबर अटैक किया, इससे काम नहीं चला। फिर 2020 में वो क्या करते हैं, एक मेजर एक्सप्लोजन करते हैं जिसमें जो वहां की जो पूरा सिस्टम है, वहां का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है। और उसके बाद 2020 का ये अटैक कौन नहीं भूल सकता है, जब ईरान का जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उसको असैसिनेट कर दिया गया था इसमें। और इसके बाद कासिम सुलेमानी को जब यूएसए के ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है, तब इतना ज्यादा बवाल हुआ था, ये हम सबने देखा है। फिर रिसेंट में जो एयर स्ट्राइक्स किया गया था, पहले ईरान की तरफ से किया गया था, फिर इजराइल की तरफ से किया गया था, ये सब हुआ था। तो पॉइंट ये है कि अगर ये चीज होता है तो इससे क्या रिस्क है, क्या दुनिया को झेलना पड़ सकता है, क्यों दुनिया इतना कंसर्न होने की जरूरत है दुनिया को? तो रीजन जानते हैं क्या है? देखिए, सबसे पहले रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे ईरान जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा, हाउथी रेबल्स को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये और ज्यादा एस्केलेट सिचुएशन हो जाएगा, फिर और भी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। कैसे? तो चाइना सपोर्ट करता ही है, बट ये जो रशिया है ना वो अब डायरेक्ट सपोर्ट करेगा ईरान का, क्योंकि अभी रिसेंट में हमने देखा था कि जो रशिया जो यूक्रेन के ऊपर में इतने सारे मिसाइल्स को दागता है, चाहे ड्रोन अटैक करता है, तो कारण वो जो ड्रोन थे वो कहां से आए थे? वो ड्रोन आए थे ईरान से। तो ईरान ने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का बहुत जोर से पुरजोर तरीके से सपोर्ट किया था, इसीलिए रशिया इस चीज को भूलेगा नहीं और इजराइल को वो सबक सिखाएगा ही। और साथ में एक तरीके का जो वर्ल्ड वॉर जैसा सिनेरियो है वो क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि यहां देखिए जो ईरान का खर्ग वाला रीजन है उससे 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है और जो पूरा ऑयल का प्राइसेस है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फायदा किसको होगा? फायदा होगा यूएसए को। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स तो ये इसके बारे में तो हमने बात किया ही है, और इससे एक चीज ये भी होगा कि न्यूक्लियर डिले हो जाएगा और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और डिले हो जाएगा। देखो, कैंसिल नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बस डिले हो जाएगा, अनलेस कि पूरा फुल फ्लेजेड वॉर ना हो जाए। अब जानते हैं, देखिए यहां पे सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इंडिया के लिए सिचुएशन क्या है कि इंडिया को चाहिए चाबहार पोर्ट इजराइल मतलब ये ईरान में, ताकि वो उसको पाकिस्तान के सहारे सेंट्रल एशिया ना जाना पड़े और चाबहार पोर्ट के थ्रू वो सेंट्रल एशिया या यूरोप तक कनेक्ट कर सकता है खुद को। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इजराइल के साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते जा रहा है धीरे धीरे। इजराइल हमेशा ये शो किया है कि वो इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। कोई भी देश उतना प्रखर होके नहीं कहता है, चाहे प्रखर होके इंडिया का सपोर्ट में नहीं आता है, एक्सेप्ट कौन?
इजराइल। तो इजराइल इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त वो प्रूव कर चुका है कि वो है, किसी भी सिचुएशन हो वो ऐसा प्रूव करते आ रहा है। और ईरान के साथ हमारा जो है वो चाबहार पोर्ट है, और ईरान हमेशा कभी कभार देखते ही होंगे आप लोग कि अयतुल्ला खुमैनी जो है वो कश्मीर का मुद्दा लेके आते हैं और पाकिस्तान के साथ उनका जो सॉफ्ट अप्रोच रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जो इंडिया है वो अब बोलेगा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब हम जो है वो मतलब सॉफ्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे, अब हम खुल के इजराइल का सपोर्ट करेंगे, या फिर वो ये सोचेंगे कि चाबहार है, क्योंकि चाबहार कितने सालों से है, आई डोंट नो कब तक वो चीज होगा, बट इजराइल इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया को इजराइल का खुल के सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि जब जब इंडिया को जरूरत रहा है इजराइल उसके सपोर्ट में आया है। अब यहां पे सिचुएशन क्या है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अब देखिए, जो ईरान और जो इजराइल के बीच में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जो ईरान और यूएसए के बीच में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो ईरान यूएसए पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, आपको शौक लग रहा है, नहीं सच में अच्छे दोस्त थे। ईरान इजराइल भी बहुत अच्छे दोस्त थे, इवन इजराइल ने ईरान को मिलिट्री वेपन्स तक भी सप्लाई किए हैं। पर क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज ये दोनों जो बिछड़े भाई थे वो अब फिर से दुश्मन बन चुके हैं? तो क्या रीजन रहा है इसको अब हम देखते हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज यहीं तक था, जो भी लोग आगे की चीजों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं वो इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, जो यूएसए और ईरान है बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे इनके, कब? लेकिन 1953 में जो सीआईए के द्वारा, सीआईए हमेशा टांग अड़ा देता है बीच में, अब सीआईए के द्वारा वहां पे कू कर दिया जाता है। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोहम्मद मोसादेग जो भी है, आई डोंट नो, उसके बाद उनके द्वारा कर दिया जाता है। और उसके बाद 1953 के बाद जो यूएसए के सपोर्ट में जो भी वहां पे जो किंग होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो यूएसए के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। और तब से लेके 1979 तक यूएसए और ईरान के बहुत अच्छे संबंध होते हैं। फिर 1979 में इस्लामिक वहां पे रिवॉल्यूशन होता है, जब पहली बार अयतुल्ला खुमैनी जो है वो पावर में आते हैं, कंजर्वेटिव की वहां पे जीत होती है और यूएसए के प्रति हॉस्टेज वहां पे शुरू हो जाता है। उसके बाद यहां देखिए क्या होता है कि 2003 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, इराक ईरान वॉर का बात मैं नहीं करूंगा, 2003 का बात करूंगा, क्योंकि 2000 देखिए इराक ईरान वॉर हुआ, ठीक है, तो उसमें ईरान कोशिश किया। उसके बाद फिर 2003 में जब यूएसए इराक के ऊपर में मतलब इन्वेड कर देता है इराक को, उसके बाद यूएसए तो चला जाता है सद्दाम हुसैन को मारने के बाद। उसके बाद जो ईरान है ना, उसका प्रेजेंस इराक में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से इराक में जितने भी मिलिट्री बेसेस यूएसए के हैं वो सब अब खतरे में हैं, और पूरा इराक के ऊपर में ईरान का बहुत बड़ा हेजेमनी बना लेता है। उसके बाद देखिए यूएसए जो है बहुत सारा सैंक्शन लगाता है। यूएसए के पास मतलब बहुत सारे वेपन हैं, जिसमें से सबसे फेमस वेपन जो है वो सैंक्शन का ही है। वो रशिया के खिलाफ भी लगाता है और ईरान के खिलाफ तो लगाया था। तो यूएसए यही करता है, बहुत सारे सैंक्शंस लगाता है, और ईरान को इससे बहुत तकलीफ भी होती है। फिर 2015 में दोनों के बीच में P5+1 कंट्री के साथ जो है न्यूक्लियर डील होता है, जिसको बोला जाता है JCPOA। और JCPOA जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछा गया था। तो इसमें ये बात होती है कि यूएसए और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होगा, जिसमें ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ऐसा बोला जाता है। और इसके एवज में जो यूएसए है वो उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे वो लिफ्ट कर लेगा। ये सिचुएशन हुआ था। फिर जाकर के 2018 के टाइम पे जो ट्रंप हैं वो इस न्यूक्लियर डील से बाहर आ जाते हैं, और तब फिर से यूएसए और ईरान जो है वो दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगता है। ठीक है, अब देखिए जो ईरान इजराइल के बीच का जो रिलेशन था वो कैसा था। तो 79 से पहले ईरान इजराइल जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि 79 से पहले कौन ईरान के ऊपर में किसका था, तो यूएसए का था। तो उसके बाद वहां पे ईरान और इराक के बीच में जब वॉर होता है तो इवन इजराइल जो है वो वेपन भी सप्लाई करता है, ये सीन था। उसके बाद जब ईरान जो है उसमें कंजर्वेटिव पावर सत्ता में आती है, जब अयतुल्ला खुमैनी आते हैं, तो अयतुल्ला खुमैनी जो हैं उनको जो ये इजराइल के जो लोग होते हैं ना वो पसंद नहीं आते हैं, और वो बोलते हैं कि जो इजराइल पैलेस्टीन, वो लोग सोचते हैं कि पैलेस्टीन मुस्लिम कंट्री है और इजराइल जो है वो जूइश कंट्री है, तो जूइश लोग
और इजराइल पैलेस्टीन के लोगों के ऊपर में बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो फेल्ड स्टेट है और उसका सपोर्ट किसी को नहीं करना चाहिए। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्री इजराइल को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सारी सिचुएशन वहाँ पे थी और इसी में ईरान जो है वो अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये है, जिस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप सब यहां पे अटेम्प्ट कीजिएगा। जो चाबहार है वो इंडिया का गेटवे है, कहां, सेंट्रल एशिया के लिए, और इधर इजराइल जो है वो इजराइल इंडिया के बीच में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो रहा है। वो 1947 या 1990s 80s के टाइम का जो इंडिया और इजराइल वाला जो रिलेशनशिप था वो गया। अब इंडिया इजराइल का जो दोस्ती है वो कहीं ज्यादा आगे तक पहुंच चुकी है। तो ये इस सिचुएशन को इंडिया कैसे हैंडल करेगा, क्या पीस टॉक्स कराने के लिए इंडिया आगे आएगा, बीच में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं था आपके साथ प्रशांत झा, फिर मिलते हैं किसी दूसरी टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.